नमस्कार साथियों, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित इस ऑडियो सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। साथियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने इतिहास के विभाजन को जाना, जहां हमने इतिहास को 3 भागों में प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल में बांट कर जाना। हमने जाना कि इन के अंतर्गत इतिहास के कौन कालखंड आते हैं। हमने इन्हें परिभाषित भी किया और इनके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। साथियों, आज आगे बढ़ते हुए हम सिंधु घाटी सभ्यता को जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। सिंधु घाटी की सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इसलिए आती है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, यह साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। साहित्यिक अथवा लिखित रूप से जो साक्ष्य प्राप्त हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ पाने में हम सक्षम नहीं हैं, इस दशा में सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। साथियों, सिंधु सभ्यता का काल रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के आधार पर 2300 से 1700 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषता है, ये लाल मृदभांडों पर काले रंग की आकृतियों को चित्रित किया गया है। तो काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जो हैं, ये हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं हैं। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, जो कि एक त्रिभुजाकार जिसका विस्तार है, एक नगरीय सभ्यता है। इस विस्तार को जब हम मानचित्र में देखते हैं तो हमें जो सबसे पूर्वी पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ है, सबसे पश्चिमी पुरास्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ है, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी पुरास्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, उन्हें हम एक बार जान लेते हैं। सबसे पूर्व में जो पुरास्थल हमें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्राप्त हुआ है, वह आलमगीरपुर है और ये जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे पर है। तो आलमगीरपुर सबसे पूर्वी जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरास्थल है। इसके अलावा सबसे पश्चिमी यदि पुरास्थल हम जाने तो वह दास्क नदी के किनारे पर सुत का गेंडोर है, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। सबसे उत्तरी पुरास्थल यदि हम जाने तो यह अखनूर के निकट मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी के तट पर है। तथा सबसे दक्षिणी पुरास्थल यदि हम जाने तो यह गोदावरी नदी के तट पर है, दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र अहमदनगर जिले में है। तो दैमाबाद जो है सबसे दक्षिणी पुरास्थल है गोदावरी नदी के तट पर, जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। साथियों, सिंधु सभ्यता से जो कुछ परिपक्व अवस्था में प्राप्त होने वाले बड़े नगर हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा, ये कुछ महत्वपूर्ण और बड़े नगर सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में प्राप्त किए गए। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों ही पाकिस्तान में हैं, राखीगढ़ी हरियाणा में है, धौलावीरा गुजरात में और कालीबंगा राजस्थान में है। साथियों, सिंधु घाटी के जो लोग थे, इन्हें तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी के विषय में ज्ञान था। ये इसकी जानकारी रखते थे। हड़प्पा संस्कृति की जो मुहरें हैं और टेराकोटा कलाकृतियाँ जो हैं, टेराकोटा साथियों एक मिट्टी होती है और इससे कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति में जो मुहरें हैं और टेराकोटा कलाकृतियाँ हैं, इसमें गाय का चित्र नहीं है, बल्कि बैल, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, भेड़ आदि पशुओं का अंकन इसमें मिलता है। साथियों, गुजरात में जो लोथल नाम का सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरास्थल है, यहाँ से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। गोदीबाड़ा, जो कि जलियानों के ठहरने के स्थान को गोदीबाड़ा कहा जाता था, तो लोथल जो कि गुजरात में है, यहाँ से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। साथियों, इसके अलावा हरियाणा के बनवाली से
हरियाणा में जो बनवाली पुरास्थल है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, यहाँ से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। तो हल की प्रतिकृति जो कि पक्की मिट्टी से बनी हुई है, हरियाणा के बनावली से प्राप्त हुई है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार, ये महत्वपूर्ण है, विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के, इसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल जो स्नानागार हैं, इसके साक्ष्य मिले हैं। साथियों, इसके अलावा राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य राजस्थान कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसा की जानकारी रखते थे, अतः यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से इन लोगों का परिचय नहीं था। कांस्य युगीन ये सभ्यता थी। साथियों, हरियाणा में राखीगढ़ी जो कि एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, यह घग्गर नदी के किनारे पर है। हरियाणा के हिसार जिले में यह है राखीगढ़ी, और घग्गर नदी के किनारे पर है। इसके अलावा गुजरात में रंगपुर जो महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि यहाँ पर धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो रंगपुर जो कि गुजरात में है, यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति शिव की भी पूजा करते थे। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है। तो मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है, और यह जो योगी की आकृति बनी है, इस योगी की आकृति के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। तो दाईं ओर योगी की आकृति के दाईं ओर बाघ और हाथी और बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। इसी आधार पर यह कहा गया कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। योगी की जो आकृति है के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। तो साथियों, इस आधार पर मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। तो मार्शल महोदय जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक रहे, तो उन्होंने इन सब तथ्यों के आधार पर जो योगी की आकृति मोहर पर प्राप्त हुई है उसे रुद्र शिव से संबंधित बताया है। साथियों, जॉन मार्शल के निर्देश पर ही 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब के तत्कालीन जो माउंट गोमरी जिला है में रावी नदी के बाईं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले का उत्खनन करवाया था। और बाद में 1922 में रखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो मोहनजोदड़ो हैं उसके टीलों का पता लगाया था, जो सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो 1922 में रखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। और मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये मृतकों का टीला है। और दयाराम साहनी ने 1921 में जो है पंजाब पाकिस्तान के जो तत्कालीन जिला माउंट गोमरी और रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीलों का उत्खनन करवाया था। साथियों, वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। तो कपड़ों के लिए सबसे पहले कपास का जो उत्पादन किया गया वो भारत में किया गया। सिंधु घाटी के जो लोग थे यहाँ पर जो है हमें कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है। तो सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है। साथ ही मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्र के साक्ष्य जो हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मुहरें प्राप्त हुई हैं। तो मोहनजोदड़ो से कुछ मुहरें प्राप्त हुई हैं जिन पर कुबड़ वाले बैल की आकृति जो है अंकित है।
साथियों, इसके अलावा सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक जो अंकन है वो एक श्रृंगी पशु का है। तो एक श्रृंगी पशु का अंकन जो है सबसे ज़्यादा मोहरों पर, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सबसे ज़्यादा मोहरों पर किया गया है एक श्रृंगी पशु का अंकन। उसके बाद कुबड़ वाले बैल का अंकन सर्वाधिक बार है। तो सबसे ज़्यादा जिस पशु का अंकन है वह एक श्रृंगी पशु है, मोहरों पर सबसे ज़्यादा इस पशु का जो है अंकन है। उसके बाद कुबड़ वाले बैल का अंकन किया गया है। साथियों, मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। साथियों, मोहनजोदड़ो से अन्नागार प्राप्त हुआ है। संभवतः यह सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो अन्नागार जो है प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, और ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत के तौर पर इसे जो है माना गया है। तो मोहनजोदड़ो से ही यह प्राप्त हुई है विशाल अन्नागार। साथियों, कालीबंगा जो कि हमने जाना राजस्थान में है, से नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है। तो नक्काशीदार ईंटें जो हैं, ईंटों पर नक्काशी की गई है, और ये जो है इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा राजस्थान से। साथियों, वक्राकार ईंटों के जो साक्ष्य मिले हैं ये चनहुदड़ो से मिले हैं। चनहुदड़ो जो कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, यहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा लोथल जो कि जो है गुजरात में है, एवं कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, यहाँ से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। तो लोथल से और कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। साथियों, इसके अलावा मोहनजोदड़ो से जो एक वृद्ध स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड की लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर एवं गहराई 2.43 मीटर है। जिसे आप जो है अगर लंबाई कहें तो इसे लगभग 12 मीटर कह सकते हैं, चौड़ाई लगभग 7 मीटर और गहराई लगभग 2.5 मीटर आप इसकी गहराई कह सकते हैं। तो विशाल जो है स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, और विशाल जो है अन्नागार भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। साथियों, इसके अलावा लोथल एवं चनहुदड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। तो मनके बनाने के कारखाने भी लोथल जो कि जो है गुजरात में है, और चनहुदड़ो जो कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, यहीं से जो है मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। साथियों, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। तो भाव चित्रात्मक यहाँ की लिपि बताई गई है सिंधु घाटी सभ्यता की। और सिंधु घाटी सभ्यता के वासियों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। तो यहाँ पर जो नगर नियोजन था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो यहाँ पर जो है नगर का जो नियोजन था, इसमें जो पद्धति अपनाई गई वह ग्रिड पद्धति थी। यहाँ पर जो ग्रिड पद्धति होती है साथियों, इसमें सड़कें जो हैं आपस में जो हैं 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। तो इस प्रकार की पद्धति को, नगर नियोजन की पद्धति को ग्रिड पद्धति कहा जाता है। और यहाँ पर जो नगर नियोजन था, और नगरों में घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली की ओर खुलती थी। तो पीछे की तरफ इनके जो है दरवाजे होते थे, खिड़कियाँ होती थी, और घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ कभी भी जो है सड़क की तरफ, मुख्य सड़क जो है उसकी तरफ नहीं खुलते थे। लोथल एकमात्र ऐसा नगर है, एक अपवाद है साथियों, लोथल जो कि गुजरात में है, एकमात्र ऐसा नगर था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो लोथल एकमात्र ऐसा जो है नगर रहा है जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। साथियों, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। तो गेहूं और जौ सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल थी। रंगपुर जो कि गुजरात में है, रंगपुर जो कि गुजरात में है, एवं लोथल वह भी जो है गुजरात में है। यहाँ से चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। तो चावल के दाने के साक्ष्य जो हैं रंगपुर एवं लोथल, जो दोनों गुजरात में हैं, यहाँ से प्राप्त हुए हैं।
जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। तो इससे हम यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में धान की खेती जो है होती थी। और रंगपुर एवं लोथल जो दोनों गुजरात में हैं से चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। इसी आधार पर धान की खेती का प्रमाण मिलता है। साथियों, यहाँ पर तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तो साथियों, यहाँ पर तौल की इकाई जो थी, तोलने की जो इकाई थी, ये संभवतः 16 के अनुपात में अनुमान लगाया गया है। 16, 32, 48 कुछ इस प्रकार से। तो तोलने की जो इकाई थी यह 16 के अनुपात में थी। इसके अलावा सैंधववासी यातायात के लिए 2 और 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। साथियों, इसके अलावा मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका आशय सिंधु सभ्यता से ही है। तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का जो प्रयोग हुआ है, अनुमान है कि यह शब्द सिंधु सभ्यता के लिए प्रयुक्त हुआ है। मेसोपोटामिया जो है इराक की प्राचीन सभ्यता रही है। इराक को ही प्राचीन समय में मेसोपोटामिया कहा गया है। दजला और फरात नदियों के मध्य में मेसोपोटामिया की सभ्यता पनपी है। तो साथियों, यहाँ पर मेसोपोटामिया के जो अभिलेख हैं उनमें मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है और अनुमान है कि इसका आशय सिंधु सभ्यता से ही है। साथियों, हड़प्पा संस्कृति का जो शासन था, ये माना गया है कि संभवतः यह वणिक वर्ग के हाथों में था। तो वणिक वर्ग के हाथों में हड़प्पा संस्कृति का शासन था, ये माना गया है। इसके अलावा सिंधु सभ्यतावासी मातृ देवी को उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे। तो उर्वरता की देवी के रूप में मातृ देवी की पूजा सिंधु सभ्यता के लोग करते थे। मातृ देवी पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा एवं जल पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। तो सिंधु सभ्यता से मातृ देवी पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा और जल पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा स्वास्तिक चिन्ह, साथियों, स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह जो है प्रचलित था। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। तो सूर्य की उपासना का अनुमान लगाया गया है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह प्रचलित था। साथियों, इसके अलावा सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में यहाँ पर नगरों में यहाँ के किसी भी प्रकार के मंदिर या महलों के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। मातृ देवी की पूजा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी। तो मातृ देवी की पूजा जो है यहाँ पर सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता में विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ अधिक संख्या में मिलने के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। तो साथियों, सैंधव समाज इस आधार पर मातृसत्तात्मक था। यहाँ पर स्त्री मृण मूर्तियाँ अधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं। तो इस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को मातृसत्तात्मक माना गया है, यह अनुमान लगाया गया है। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो सूती के कपड़ों का और ऊन के कपड़ों का प्रयोग सिंधुवासी करते थे। उन्हें जो है इसकी जानकारी थी। साथियों, सिंधु सभ्यता में मनोरंजन के जो प्रमुख साधन थे, ये शिकार करना, पशु पक्षियों की लड़ाइयाँ, चौपड़ और पासा खेलना आदि जो है खेल, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए करते थे। इसके अलावा कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसके दोनों टीले रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं। तो कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर था जिसके दोनों टीले जो हैं रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए थे। साथियों, दोनों टीले रक्षा प्राचीरों से घिरे थे, इसे थोड़ा समझें। दरअसल उस समय पर जो नगर था, इसका नियोजन कुछ इस प्रकार से था कि एक ऊपरी नगर होता था और दूसरा निचला जो है भाग होता था। तो पूरे नगर को 2 भागों में बांटा गया था, एक निचला भाग और दूसरा ऊपरी भाग। तो ऊपरी भाग थोड़ा ऊंचाई पर होता था और निचला भाग जो है ये थोड़ा निम्न ऊंचाई पर होता था। अक्सर सभी नगरों में ये देखा गया है सिंधु घाटी सभ्यता में कि जो ऊपरी नगर था, यहाँ पर
संभवतः महत्वपूर्ण लोग रहते होंगे जो है उस समय पर कुलीन वर्ग रहा होगा। वे महत्वपूर्ण लोग ऊपर यानी ऊपरी भाग में नगर के रहते होंगे और निचले भाग में सामान्य लोग रहते होंगे। ऊपरी भाग में लोग जो रहते होंगे ये शासन को भी देखते होंगे इत्यादि। तो इस वजह से ऊपरी भाग सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग सभी नगरों में ऊपरी भाग जो है रक्षा प्राचीरों से घिरा होता था। तो यहाँ पर ऊंची ऊंची प्राचीर होती थी जहाँ पर कि जो कि रक्षा के लिए बनाई गई थी ऊपरी जो है भाग में। लेकिन निचले भाग में सभी जगह यह नहीं देखा गया। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जहाँ पर जो निचला शहर है, शहर का या नगर का जो निचला भाग है वह भी जो है रक्षा प्राचीरों से घिरा हुआ था। तो उसके चारों ओर भी रक्षा प्राचीर बनाई गई थी, ऊपरी भाग में तो बनाई गई थी। तो निचले भाग में भी जहां बनाई गई थी कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन ऐसा शहर था। साथियों, इसके अलावा यहाँ पर शवों को जो है जलाने एवं गाड़ने की प्रथाएं यहाँ पर अंतिम संस्कार हेतु प्रचलित थी। तो जलाया भी जाता था और गाड़ने की प्रथा भी यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा प्रचलित थी। तो मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था और हड़प्पा में शवों को जो है दफनाया जाता था। साथियों, लोथल से 3 एवं कालीबंगा से 1 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। तो युगल समाधियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। लोथल से 3 और कालीबंगा से 1 युगल समाधि प्राप्त हुई है। तो साथियों, यह भी आप याद रखें, युगल समाधियां जो है मिली हैं, लोथल से 3 मिली हैं और कालीबंगा से 1 मिली है। इसके अलावा सैंधव सभ्यता के विनाश हेतु साथियों, इसके अंत हेतु कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हो गया, एक इतनी जो है विशिष्ट नगर नियोजन को रखने वाली एक विशिष्ट नगरीय सभ्यता किस प्रकार से समाप्त हो गई, इसके लिए जलवायु परिवर्तन जिसमें बाढ़ एवं सूखा पड़ना को मुख्य कारण माना गया है। यदि आप जानें कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों में अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं आर.एल. स्टाइन कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ है, बाढ़ और सूखा इत्यादि घटना के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। इसके अलावा कैनेडी ने जो है प्राकृतिक आपदा बताई है। इसके अलावा साथियों, गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने जो है आर्यों का आक्रमण बताया है। तो आर्यों का आक्रमण हुआ जिससे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर का ये मत है। इसके अलावा जॉन मॉर्सल इसे प्रशासनिक शिथिलता बताते हैं। तो प्रशासनिक शिथिलता सिंधु घाटी सभ्यता में पैदा हो गई थी जिसके कारण जॉन मॉर्सल कहते हैं कि इसी कारण से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। तो साथियों, यह हमने सिंधु घाटी सभ्यता को जाना। और इसके अलावा जैसे आप जान सकते हैं कि हड़प्पा कालीन जितने भी ये नगर थे ये नदियों के किनारे बसे हुए थे। तो आप इन्हें एक बार ज़रूर देखें कि किन नदियों के किनारे ये स्थल प्राप्त हुए हैं। जैसे हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर, इसके अलावा मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के तट पर, रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर, कालीबंगा जो है घग्गर नदी के तट पर, लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर गुजरात में, सुतका गेंडोर जो है दास्क नदी के तट पर, इसके अलावा साथियों आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के तट पर, रंगपुर जो है भादर नदी के तट पर, कोट दीजी जो है सिंधु नदी के तट पर, तो चनहुदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर, मांडा जो है चिनाब नदी के तट पर, दैमाबाद परवरा नदी के तट पर, राखीगढ़ी जो है घग्गर नदी के तट पर हरियाणा में। तो साथियों, ये कुछ आप जरूर अध्ययन कर लें, जान लें और कंठस्थ इन्हें कर लें। तो यह हमने सिंधु घाटी सभ्यता को जाना और उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको हमने जानने की, समझने की कोशिश की। साथियों, आने वाली वीडियो में हम वैदिक सभ्यता को जानेंगे और उत्तर वैदिक सभ्यता इत्यादि के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।